हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। तो इस चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर जो है हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी की शारीरिक बनावट के रूप में व्याख्या की है। तो चलिए देखते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरों को भरा भरा बतलाती हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का चित्र जो है वो फ़ोटो खिंचा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। तो चित्र सामने, मतलब पिक्चर सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, मतलब जो मोटे कपड़ा होता है उसकी टोपी बनाई हुई, लपेटा हुआ है। कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। कनपटी मतलब कान के बगल का हिस्सा जो है चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई, मतलब उनका शरीर इतना कमज़ोर है, दुबला पतला है कि उनके गालों की जो हड्डियां हैं वो उभर आई हों, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेकिन जो उनकी मोटी मोटी मूछें हैं उससे उनका जो चेहरा है वो भरा भरा हुआ है। पाँवों में कैनवास के जूते हैं। कैनवास एक कंपनी का नाम है। उसके जूते उन्होंने पहने हुए हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। मतलब बेतरतीब मतलब अजीब तरह से बंधे हुए हैं, कस के बंधे हुए हैं। पहले के ज़माने में जो जूते आते थे ना, उनके जो सिरे होते थे बांधने वाले, उनमें वो प्लास्टिक के होते थे, तो वो ज़्यादा दिन चलते नहीं थे और वो निकल जाते थे। इसलिए उन्होंने इतना ज़ोर से फीतों को बांधा है कि वह खुल ना सके। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतली निकल गई है। यही जो लेसेस होते हैं ना, वो पहले के ज़माने में लोहे की होती थी, तो वो निकल गई है। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते थे। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेमचंद जी का बाएं पैर का जूता फटा हुआ था, उसी के बारे में इस पाठ में व्याख्या की गई है। दाएं पैर का तो ठीक था, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया था। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। जो लेखक हैं वह फ़ोटो देख रहे हैं और उनकी नज़र जो है प्रेमचंद जी जो जूते पहने हुए हैं वहाँ पर उनकी दृष्टि अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब वह सोच रहे हैं कि अगर वे फ़ोटो खिंचाने में अगर ये इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, ऐसे जूते पहने हुए, तो अपनी रियल ज़िंदगी में कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मतलब वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी में जो है शान शौकत वाली चीज़ें कोई नहीं, वो जैसे दिखते हैं वैसे ही है, चाहे फ़ोटो खिंचाने में हो या चाहे वो अपनी रियल ज़िंदगी में हो। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। यहाँ पर वह प्रेमचंद जी से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, यहाँ पर प्रेमचंद जी को बोला गया है, तुम्हारा जूता फट गया, उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। यहाँ पर जो है लेखक जो है प्रेमचंद जी से बोल रहे हैं कि क्या तुमको इतना भी संकोच नहीं है? क्या तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारा जो है उंगली दिख रही है, तो इसको अपनी धोती से ढक लो तो ये छिप जाएगी। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मतलब उन्होंने जब भी फोटोग्राफर ने जहाँ रेडी बोला होगा, रेडी प्लीज़, तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। जो प्रेमचंद्र जी की जो मुस्कान थी ना, वह व्यंग्य भरी मुस्कान थी, मतलब कटाक्ष करने वाली मुस्कान थी। यह एक ऐसा आदमी है जो खुद यह
यह कैसा आदमी है जो खुद जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यहाँ पर जो लेखक है ना वो स्वयं से ही बोले जा रहे हैं कि फ़ोटो ऐसे खिंचाने से क्या फ़ायदा कि फटे जूते पहन कर के चले आए फ़ोटो खिंचाने, या उन्होंने शायद विवशता में आकर खिंचाया होगी, पत्नी ने जिद की होगी कि फ़ोटो खिंचाना है अच्छा, और इन्होंने बोल दिया होगा कि अच्छा चलो भाई खिंचा लेते हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश का अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। वह अच्छे से जो लेखक है वह प्रेमचंद जी के व्यंग रूपी हंसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो तुम किसी फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट सेवर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पर कह रहे हैं जो लेखक हैं प्रेमचंद जी के लिए कह रहे हैं कि तुमको तो फ़ोटो खिंचाने का महत्व ही नहीं पता। लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करते हैं, किराए पे कोट ले आते हैं ताकि उनकी फ़ोटो अच्छी आए, और मोटर जब बारात निकालनी होती है तो मोटर भी जो है किराए पर ले आते हैं। लोग तो अपनी बीवी भी मांग लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तुमसे जूते नहीं मांगे गए, तुम फ़ोटो के महत्व को जानते ही नहीं हो। लोग इत्र चुपड़ का फ़ोटो खिंचाते, इत्र मतलब जो सेंट होता है, डीओ होता है, वो सब भी ले लेते हैं किराए पर ताकि अच्छी से अच्छी फ़ोटो आए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। क्या आप लोग को सचमुच लगता है कि फ़ोटो इत्र छिड़कने से फ़ोटो में खुशबू आ जाए? टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपी निछावर होती हैं। तुम भी जानते हो और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारे फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यहाँ पर जो लेखक हैं वह प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे हैं कि तुम महान उपन्यासकार हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन तुम्हें फ़ोटो खिंचाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है और फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने जो है अपने जूते का जिक्र किया है कि उनका जूता भी कोई अच्छी हालात में नहीं है, अच्छा नहीं है। वह प्रेमचंद जी का जूता आगे से फटा हुआ है, लेकिन जो लेखक है उनका जूता जो है नीचे से घिसा हुआ है। दिखावा करने के लिए वह ज़मीन में रगड़ता है, पर ऊपर से तो सब सही लगता है कि हाँ इनका जूता ठीक है, पर किसी को क्या पता कि वह नीचे से ठोकर खाकर लहूलुहान, मतलब उसमें कभी कभी खून भी निकल आता है। पंजा छिल जाएगा, पंजा भी छिल जाता है। उंगली बाहर दिखती है, पाँव सुरक्षित है, उंगली तो बाहर नहीं दिखती, पैर सुरक्षित है उनका। प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारा तो पैर, उंगली भी सुरक्षित है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो में ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं फटा जूता पहनने के बाद तुम ठाट बाट से रहते हो। मैं तो इस तरह की फ़ोटो कभी ना खिंचाऊँ जिसमें मेरा पैर दिखे। मैं ज़िंदगी भर बिना फ़ोटो के ही
रह लूँगा पर फ़ोटो नहीं खिंचाऊँगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? ये यहाँ पर जो है ना, होरी, गोदान और पूस की रात, ये सब प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियाँ हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। क्या मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? मतलब उस बनिए के तगादे से बचने के लिए, मतलब कि बनिए की दुकान जिस तरफ है उस तरफ से ना हो करके यह लंबी दूरी तय करते थे ताकि उन बनिए से बच सकें। चक्कर लगाने से जूता फटता है, घिसता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। आने जाने में जो है यहाँ पर है कि आने जाने में पनैया मतलब पैर की चप्पल जो है घिस गई बिसर गयो हरिनाम, उसके जिससे उनको हरि नाम जो वो जपते थे वह उनको भूल गया पैर चप्पल की चक्कर से। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखने से, जिनके सामने आने से दुख होता है, तिनको करबो परे सलाम, उनको हमको सलाम करना पड़ता है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखने से दुख होता है उन ऐसे आदमियों को भी सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? चलने से जूता घिसता है, यहाँ पर लिखा करते हैं चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। पता नहीं तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। मतलब जैसे पत्थर होता है उस पर ठोकर मारने से जूता फट जाता है, तुम्हारा जूता ऐसे ही फटा होगा। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर ही नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ भी नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाई है। इस पैराग्राफ में लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जीवन में किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहे हैं और सादगी के साथ जीवन में संघर्ष किया है, जिस कारण भले ही उनके फटे जूते की उंगली बाहर निकल आई हो। ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है ना, उंगली बाहर निकाल आई हो, परंतु उनका पैर सुरक्षित है, जिसके कारण वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किंतु प्रेमचंद ने जो हम लोगों की चिंता है, उन्होंने हम लोग दिखावे की वजह से कठिनाइयों को अनदेखा करते हुए जीवन के संघर्ष के स्थान पर समझौते करते हुए लक्ष्य से भटक रहे हैं। यही कारण है कि लेखक का प्रेमचंद को समझते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल